नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आखिरी एग्जाम पर। साथियों, एक बार हम फिर हिंदी व्याकरण के साथ उपस्थित हुए हैं और हम किस तरह से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। वो चाहे राजभाषा हो, चाहे राष्ट्रभाषा हो, चाहे मृत भाषा हो, किस तरह से वो उनको ये इस तरह किस तरह से उनको परिभाषित किया जाता है और किस तरह से उनके कौन-कौन से उदाहरण हैं, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा की ली थी। जैसे कि राष्ट्रभाषा के आधार पे हमने अमेरिका की भाषा देखी थी, अंग्रेजी को, और अपने भारत में राजभाषा के आधार पर हमने हिंदी को जाना था, और मृत भाषा के आधार पर हमने पाली को देखा था, और इसी तरह आधे भाषा के आधार पर हमने अवॉट की बात कर ली थी, और इसी तरह सभाषाओं की भी हमने चर्चा कर ली थी। साथियों, आज हम भाषा के उसी टॉपिक को लेकर के आगे चलते हैं कि भाषा के अंग कितने होते हैं, भाषा कैसे कोई जो है भाषा कैसे तैयार होती है, उन सब पर चर्चा आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। चलिए साथियों, चलते हैं कि भाषा के अंगों पर बात करें तो भाषा के 4 अंग माने गए हैं। भाषा के 4 अंग माने गए हैं। नंबर 1 वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण। क्योंकि वर्ण वर्ण की परिभाषा आप सभी लोग, जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि आप सब लोगों को पता होगी, फिर भी नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि जब हम अपने मुख से कोई ध्वनि निकालते हैं और उसको हम लिखित रूप में कहीं पर लिखते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक है? जैसे हमने कहा आ, तो आ को अगर हम लिखेंगे तो वो वही हो जाएगा हमारा वर्ण। ठीक है? और उसके बाद शब्द। दूसरे नंबर पे आता है आपका शब्द, और शब्दों पर हम जब देखते हैं कि शब्द वास्तव में होते क्या हैं, ठीक है? वर्णों के एक सार्थक समूह को, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, उसको मिलाने पर उसका कोई विशेष अर्थ निकले, तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ शब्द कहते हैं। फिर आती है वाक्य, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एक एक परिभाषाएं हम बेहतर तरीके से जानेंगे इसी वीडियो में आज। और फिर जब वाक्यों का एक समूह, फिर ठीक है, वाक्यों के एक जब समूह हो जाता है, एक सार्थक समूह, जिससे हम जो है जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं, किसी कहानी में बहुत सारे वाक्य को जोड़ करके बनाई जाती है, या कोई उपन्यास नाटक किसी भी चीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा भाषा। ठीक है? उसी कहते हैं ना, किस भाषा में कोई कहानी लिखी गई है, हिंदी में लिखी गई है या उर्दू में लिखी गई, तो वाक्यों को कई वाक्यों को जोड़ा जाता है, तब जो है वो तैयार होता है विशेष रूप से। उसके बाद इन तीनों के जब संयोजन से कोई कहानी या फिर कोई भाषा बनती है, तो जो उसका विश्लेषण करता है उसको क्या कहा जाता है? व्याकरण। ठीक है? व्याकरण। तो हम लोग व्याकरण कहते हैं। उसके बाद चलते हैं, इन व्याकरण को देखते हैं कि व्याकरण की इकाइयां कितनी होती हैं। तो व्याकरण की 3 इकाइयां होती हैं। आपकी होती है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है? जब हम बात करते हैं कि वर्ण विचार की, ठीक है, वर्ण विचार के विषय में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरह से वर्ण बनते हैं। वास्तव में जब ध्वनियों को बोला जाता है, जो हूबहू जैसे बोल दिया जाता है, उसको वैसे लिख लिया जाए, तो क्या कहलाती है? आपका वर्ण कहलाता है। उसके बाद वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को, जिसका कोई एक विशेष अर्थ निकले जिस वाक्य का, तो उसको क्या कहा जाता है? वाक्य विचार। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, परिभाषाएं देखिए आपकी लिखी है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और उसके बाद शब्द की परिभाषा दी गई है कि भाषा की पहली सार्थक इकाई, ठीक है, भाषा की पहली सार्थक इकाई वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है? माफी चाहते हैं, थोड़ा स्लाइड में कट गया है, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं इसको कि भाषा की पहली सार्थक इकाई वर्णों का, ठीक है, सार्थक इकाई वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इसके बाद चलते हैं हम, वाक्य क्या होते हैं। ठीक है? वाक्यों को देखते हैं। शब्दों का जो है सार्थक समूह, जिसका कोई अर्थ भी निकले, जैसे मैं वहां जा रहा हूँ, तो इससे ये पता चल जाता है कि हम जो है वहां जा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ। ठीक है ना? उसके बाद हम देखते हैं एक एक लाइन में एक एक शब्दों को एक विशेष रूप से। ठीक है? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और शब्द क्या होता है? भाषा की पहली सार्थक इकाई वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं वाक्यों पर। ठीक है? शब्दों का सार्थक समूह या पूर्ण भाषा की इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है? इस तरह से शब्दों का सार्थक समूह या पूर्ण भाषा की इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ध्वनि, ठीक है ना, ध्वनि को हम जब मतलब लिखित रूप दे देते हैं, लेकिन ध्वनि को हम पहले समझते हैं कि वास्तव में ध्वनि क्या होती है। ठीक है ना? कि वर्ण का मौखिक रूप ही ध्वनि कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब आपको वर्ण की परिभाषा बताई कि वर्ण क्या होते हैं, कि यानी कि जब हम किसी चीज को बोलने के बाद उसको लिख देते हैं, जैसे हमने कहा आ, ल, क, हाँ, कुछ भी हमने बोला,
जब उसको हमने लिख दिया तो ध्वनि हमारी क्या हो गई, ठीक है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, आ, ठीक है ना, आ। तो ये जब हम इसको एक लिखित रूप प्रदान कर देते हैं तो यही हो जाता है हमारा क्या, वर्ण, ठीक है ना। देखिए वर्ण आपका ये है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और जब हम क्या कहते हैं, शब्द क्या होता है, जब हम इसको दो अ, मतलब वर्णों के सार्थक, जैसे हमने आ लिखा था, उसके बाद हमने बोल दिया बा, तो अब हमारा क्या हो गया, एक इसका अर्थ निकल गया, यानी कि अभी की बात हो रही है। अब जैसे हम कहते नहीं, अब हम खाना खाएंगे, ठीक है, तो अब यानी कि अभी की बात की जा रही है, तुरंत की, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप, उसके बाद फिर अब मान लीजिए इसी अब से कोई वाक्य बनाना हो, अब हम खाना खाएंगे, अब हम खाना खाएंगे, ठीक है ना, खाना खाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक सार्थक समूह, ठीक है ना, सार्थक समूह का क्या हुआ, ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह बन गया यहाँ पे। अब हम खाना खाएंगे या भाषा, ठीक है, सब ये क्या हुआ, समूह या भाषा, पूर्ण भाषा की इकाई वाक्य कहलाती है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण इकाई जो है क्या हो गई, एक वाक्य के रूप में हमारे सामने आई और यही हमारी भाषा कहलाती है। उसके बाद ध्वनि के बाद, जब हम वर्ण के बाद, शब्द के बाद वाक्य पे, वाक्य के बाद जब देखते हैं तो हमारे सामने आता है लिपि। एक शब्द है लिपि। तो लिपि हम देखते हैं, हमने सुना होगा लिपि क्या होता है ना। लिपि कहते हैं ना किस लिपि में आप जो है लिखे हैं, ठीक है। तो मौखिक दुनिया को, ठीक है, मौखिक दुनिया को जिन चिन्ह, सॉरी यहाँ पर ध्वनिया होना चाहिए था फिलहाल, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को, मौखिक ध्वनियों को, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है, उन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए आप इधर देखिए कि ध्वनि कह रहे हैं कि मौखिक ध्वनियों, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है, उन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हम हमारा एक ध्वनि चिन्ह है आ, ठीक है, या फिर कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, है ना। जैसे हमने कहा बा, ठीक है, बा, ठीक, या फिर या कह लो या फिर रा कह लो, है ना। जैसे कोई शब्द ले लो, याराना, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, एक एक शब्द दूसरा ले लो, है ना। कोई शब्द ले लो, चलो राम हमने ले लिया, ठीक है ना, राम, तो हमारे मुंह से रा निकल रहा है और राम, ठीक है ना, तो राम, ठीक है। ये हो गया हमारे ध्वनि चिन्ह हो गए, और उसके बाद ये मात्राएं हो गई और ये हमारा एक ध्वनि चिन्ह हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम जो है देखते हैं कि हिंदी की, जैसे उदाहरण एक रख लें कि हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि। गुरुमुखी की क्या होती है, पंजाबी की, पंजाबी भाषा जो होती है आपकी, और हिंदी भाषा की होती है देवनागरी लिपि। हम जो कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, जो कुछ भी यहाँ पर लिखे गए हैं, सब किस में लिखा गया है, देवनागरी में। और जब आप लोग पंजाबी भाषा को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि हमारे हिंदी से ही मिलता जुलता रहता है, लेकिन वो थोड़ा अलग हट के रहता है, ठीक है ना। तो वो लिपि के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पर क्या होता है, लिपि के ऊपर निर्भर करता है, तो वो लिपि क्या होती है, गुरुमुखी लिपि। इसी तरह हम देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वास्तव में फिर एक वर्णमाला, वर्ण को देखते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम जान चुके हैं, फिर से एक बार हम देख लेते हैं, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर फिर से एक बार लिख दिया गया है कि वर्ण की परिभाषा, ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब देखिए वास्तव में हमारे मुख से कौन कौन ध्वनियां निकलती हैं, कौन कौन सी ध्वनियां हम लिखित रूप से लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ आता है, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला पर हम देखेंगे कि वर्ण का अर्थ क्या होता है, ध्वनि, और माला का अर्थ होता है, ठीक है, पंक्ति, गुच्छा या फिर समूह, ठीक है ना, पंक्ति, गुच्छा या फिर समूह, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, गुच्छा, हमने क्या कहा, माला। आप लोगों ने माला शब्द, माला देखा भी होगा। तो मालाओं में क्या होता है, पुष्प, है ना, बहुत सारे फूल जड़े हुए होते हैं ना, ठीक है। फूलों का एक समूह होता है, एक गुच्छा होता है, उससे पिरोया गया होता है माला में, ठीक है। तो इसी तरह हमारी वर्णमाला होती है। एक परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि पूर्व निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों को का समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना। पूर्व निश्चित क्रम में, जो पहले से ही निर्धारित हो, उस क्रम में, ठीक है, लिखे संपूर्ण ध्वनि चिन्हों को का समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है।
चलो अब जानते हैं कि वर्णमाला हमारे हिंदी जो हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा यानी कि देवनागरी लिपि है ना, उसमें क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एक विशेष बात, बहुत विशेष बात लिखी है, बहुत पॉइंट वाली बात है कि अगर आपके सामने कोई विकल्प आता है तो उसमें 52 नहीं। ठीक है। यहाँ पर 52 है, वास्तव में देखें तो यहाँ पे 44 होना चाहिए था। ठीक है। चलो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 44, तो 44 ही मान्य होगा। उसका कारण क्या होता है कि अगर 52 कहीं पर दिया है आपको, 52 अगर नहीं दिया गया है, 44 दिया गया है, तो हम 44 मानते हैं। उसका कारण क्या है कि चार तो हमारे क्या हो जाते हैं, संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्त अक्षर। ठीक है ना, संयुक्त अक्षर। और हमारे दो उत्क्षिप्त व्यंजन, दो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं, तो चार दो छह ये हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे दो क्या हो जाते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है। तो चार दो छह दो आठ। ठीक है। इस 52 में से जब हम 8 घटाते हैं तो हमारे 44 बचते हैं। ठीक है ना। इन चारों को जो है क्या हो जाता है, इन आठों को हम अगर नहीं गिनते हैं, क्योंकि ये इन्हीं से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना। तो ये चार तो संयुक्त अक्षर होते हैं, कहीं ना कहीं इन वर्णों को मिला करके बनते हैं। दो हमारे क्षिप्त हो जाते हैं और दो अनुनासिक हो जाते हैं। जो जो है कभी कभी क्या होता है कि विकल्प में आपको दे दिया जाता है कि नहीं, 44 है, 38 है, 32 है ना, और 43 है। तो इस तरह जब स्थिति आए तो आपको 44 आंख बंद करके लगा देना है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम कि हिंदी वर्णमाला के भेद। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के भेद कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। और उसके बाद ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के भागों पर जब चर्चा करते हैं तो हिंदी वर्णमाला को समझने के लिए हम इसे 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला भाग होता है स्वर, जहाँ पे आपका जो है आ से लेकर के, ठीक है, कितना तक आता है, आ से लेकर के औ तक। ठीक है। वाह में देखते हैं या फिर ठीक है अनुस्वार या अनुनासिक में देखते हैं तो अन, अन और आहा। ठीक है ना, ये हमारे दो इसमें आ जाते हैं। उसके बाद व्यंजनों को देखते हैं तो हमारा क्या होता है, का वर्ग। ठीक है, का वर्ग। उसके बाद चा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग में जितने भी आएंगे। और उसके बाद फिर टा वर्ग। ठीक है ना, टा वर्ग। उसके बाद टा वर्ग के बाद आपका आता है ता वर्ग। ठीक है ना, ता वर्ग। उसके बाद फिर आता है आपका पा वर्ग। ठीक, पा वर्ग। पा वर्ग आता है। उसके बाद संयुक्ताक्षर में हम देखते हैं आपके चार शब्द, चार अक्षर आते हैं, शत तरंग है ना, छत, त्र और ज्ञ। ठीक है ना, स। ठीक है, चार होते हैं तो ये चार ये हो गए। और उसके बाद फिर ठीक, उसके बाद उच्छिप्त वर्ण। ठीक है ना, उच्छिप्त वर्णों में देखते हैं तो एक आता है ड़ा, और उसके बाद एक आता है ढ़ा। ठीक है ना, ये दोनों आते हैं। अगर देखिए, अगर इसी ड़ा में आप यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं तो वो अंग हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं तो यही ड़ा हो जाता है। जैसे पढ़ाई है ना, पढ़ाई। ठीक है ना, ये तो पढ़ाई हो गया है ना। और उसके बाद देखते हैं लड़ाई, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया लड़ाई, हम लोग इसी तरह लिखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए पूरा सब कुछ दिया गया है, स्वर आपके दिए गए हैं, आ से लेकर औ तक आपके स्वर हो गए। अयोग वाह, अन और आहा। वर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन में हम लोग देखते हैं कि का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। ठीक, उसके बाद टा वर्ग में आपका आ गया टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद फिर ता वर्ग में आप गया ता, था, दा, धा, ना। फिर पा वर्ग में हो गया पा, फा, बा, भा, मा। ये जो है सब वर्गीय व्यंजन हो गए। ठीक है ना, वर्गीय व्यंजन। उसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन में हम देखते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है ना, चार ये हमारे हो गए या, रा, ला, वा। उसके बाद फिर हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन में चार हमारे होते हैं शा। ठीक है, शा, ख, शा, हा। ठीक है ना, यानी कि तीनों सा और साथ में ये हा, ये किस में आ जाता है, ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ये हमेशा अंदर से निकलते हैं और जिनको बोलने पर हमारे सांसों में जो है थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हुआ ना, जैसे गर्म सांसें जब निकलती हैं तो क्या हो जाता है, ये
इसको कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। उसके बाद संयुक्ताक्षर आपका आता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और संयुक्ताक्षर होगा स्रा, ठीक है ना, क्योंकि स्रा भी जो है हमारा संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आता है। तो छ, उसके बाद त्र, ज्ञ और श, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, ठीक है ना। इनको ड़ा और अड़ा, ठीक है ना, ये दोनों हो जाते हैं आपके। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने दिया पढ़ाई, पढ़ाई और लड़ाई, ठीक है ना। यहाँ पर इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं वर्णमाला के भेदों पर बात करते हैं। तो वर्णमाला के भेदों पर बात करते समय हम देखते हैं कि स्वर, ठीक है ना, क्योंकि अब हमने अभी देखा ये सारी चीजें, तो हम एक एक टॉपिक को लेकर के, क्योंकि स्वरों पर, व्यंजनों पर, इन सब पर पे जो है हम अलग से चर्चा करने चल रहे हैं। तो हमारी पहली चर्चा हो रही है स्वर पर, ठीक है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बाहर, ठीक है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, है ना, मतलब कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है, ई, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी मुखांग, कहीं मुखांग जो है कहीं पर स्पर्श नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है हमारा स्वर, ठीक है ना। ऊ, है ना, ऊ, ऊ में कहीं भी नहीं स्पर्श कर रहा है, ए, ओ, औ, है ना, केवल हमारे क्या चल रहे हैं होंठ, वो भी कहीं पर वो भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी मुखांग कहीं पर स्पर्श नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है, कि देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि व संस्कृत लिपि में स्वरों की संख्या 13 होती है, ठीक है ना। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, देवनागरी लिपि व संस्कृत लिपि में देव स्वरों की संख्या क्या होती है, 13, ठीक है ना। ये बढ़े हुए जो दो स्वर होते हैं, यहाँ पे तो हम 11 देखते हैं हिंदी में, लेकिन ये जो दो बढ़े हुए स्वर होते हैं इनको री और रा, ठीक है ना, ये हो जाता है, ठीक ना, ये बढ़ जाते हैं संस्कृत में। आगे देखते हैं, री का वर्तमान काल में उच्चारण र धन ई होने लगा है, ठीक है ना, री, है ना, कहते हैं ऋतु, है ना, ठीक है। तो हम लोग ऋतु को आजकल कैसे लिखते हैं, और मतलब बोलते हैं, यानी कि बोलते समय, उच्चारण करते समय हमको लगता है कि ऐसे हम लोग बोल देते हैं ऋतु, है ना। वास्तव में ये ऋतु ऐसे नहीं, इस ऋतु का जो है हम लोग लिखते ऐसे हैं, लेकिन हम बोलते कैसे हैं, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस तरह बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, ठीक है, आगे देखें। तथा इसका उच्चारण करते समय कि जिह्वा मूर्धा का स्पर्श करती है, अतः यह हिंदी में शुद्ध नहीं है। इस प्रकार हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 10, ठीक है ना। एक यहाँ से हट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको बोलते समय क्या होता है कि इसका उच्चारण जो है राधन ई में होने लगा है। इस तरह से हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध नहीं है, क्योंकि राधन ई से हमारा ये बनता है, देखिए यहाँ जो ऋतु में रा और छोटी ई मिला के, ठीक है ना। तो हम इस तरह देखते हैं हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 10, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम हिंदी में मुखावयों की चर्चा करते हैं कि हमारे मुख में हिंदी में कौन कौन से ऐसे मुखांग होते हैं जो प्रयोग में आ जाते हैं, मुखवय यानी कि मुख के अंग, ठीक है ना। एक तो आपका प्रयोग में आता है कंठ, और दूसरा आता है आपका तालु, और तीसरा आपके दंत होते हैं, ठीक है ना, दंत। और चौथे क्या होते हैं, आपके होठों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब पा वर्ग की बात करते हैं तो पा वर्ग के जितने भी हमारे जो है, और स्वरों की बात करते हैं, स्वरों में भी हम ओ, आओ, है ना, सब कुछ होठों पे डिपेंड होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मूर्धा, है ना, मूर्धा का भी बहुत बड़ा रोल होता है अगर जो है वर्णों को बोलने में, है ना। उसके बाद हमारा आता है जिह्वा। जिह्वा का तो समझ लीजिए पूरा ही पूरा रोल होता है, क्योंकि अगर वास्तव में जीभ ना हो तो हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। गूंगे को आपने कहो बहुत कुछ बोलते हुए नहीं देखा होगा, बस है ना, एक वो होता है कि हम लोग मतलब देखते हैं कि एक अगर गूंगा व्यक्ति है ना, तो वो क्या बोल पाता है ना। तो सारी माया, सारा जो है वो खेल जीवा का होता है ना। जीवा से ही ये सारे जितने भी और अंग हैं, वो जब यहाँ से ध्वनियाँ आती हैं तो जीवा को हम जैसा चाहते हैं वैसा घुमा करके उनको हम बदलते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण पे बात करें तो हम इसका वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है कि आपका उच्चारण में लगने वाले समय, ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा या काल मान के आधार पर हम जो है चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर हिंदी, ठीक है, इस प्रकार हिंदी व्याकरण में दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे लघु, है ना, ठीक है, लघु।
तो पहला हो गया लघु, वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ री। ठीक है ना। हम एक शब्द लिख करके देख लेते हैं, है ना। जैसे क्या, कोई भी एक शब्द लिख लीजिए, ठीक है ना। कोई भी एक शब्द, मान लीजिए हमने लिख लिया वन, है ना। तो यहाँ पर किसी में कोई मात्रा नहीं लगी, है ना। ये आ की मात्रा, ठीक है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि माफी चाहते हैं कि यहाँ पे जो है छोटे आ की मात्रा इसमें भी है, छोटे आ की मात्रा इसमें भी है, लेकिन वो उस मात्रा का कोई वो नहीं होता, क्योंकि यह एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है अल्प, यानी कि वो एक छोटी मात्रा होती है। जैसे हमने क्या कहा, ठीक है, एक हमने शब्द ले लिया, है ना, क्या, जैसे इक, है ना, या फिर कोई और शब्द ले लीजिए आपके मन में जो भी आ रहा हो, है ना, जैसे, और रब, है ना, ठीक है, ठीक है, मैं रम गया तुझमें, है ना, रम, रम में भी ऐसी स्थिति है। और उसके बाद क्या होता है, गिर, है ना, जैसे कहते हैं ना, गिर गया, है ना। तो हम गिर शब्द में भी वही चीज देखते हैं, गिर, कितनी जल्दी हम लोग बोल गए, बहुत टाइम नहीं लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, इस आधार पे जो है क्या होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं, ठीक है ना, आ ई उ री, ठीक है ना। अभी री की जैसे बात हुई थी, है ना, ऋतु, है ना, ऋतु, ठीक है ना, एक शब्द हमारा ऋतु, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की थी, ऋतु। तो इसको बोलने में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, ऋतु कह दे रहे हैं, ऋतु, है ना, बहुत जल्दी शॉर्ट में, है ना। उसके बाद हमारा एक, फिर उसके बाद आके चलते हैं, दूसरा एक प्रकार है, ठीक है, जिस आधार पे हमने मतलब लगने वाले समय के आधार पे जब स्वरों को व्यक्त किया था। तो दूसरा प्रकार है आपका दीर्घ या गुरु स्वर, ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दो गुना अधिक समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है, उसको क्या कहते हैं हम, गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है ना। ये मात्राएं आपकी, ये स्वर जहां पर भी लगे होंगे वहां पर क्या होगा, बोलने में ज्यादा समय लेंगे। जैसे क्या हो गया, आपका एक छोटा सा उदाहरण, जो हम लोग, जो फल हमें जो है बरसात के मौसम में जब पकते हैं तो ये फल बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, आम, और ये फलों का राजा भी होता है। हमने क्या कहा, आम, है ना। उसके बाद हम एक और शब्द ले लेते हैं, है ना, ठीक है, क्या, रीत, है ना, कहते हैं रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ठीक है ना। ये रीत शब्द, ठीक है, रीत, है ना, या रीता, है ना, रीता, ठीक है ना। इसी में आप जोड़ सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने अलग से लिख दिया है रीता। उसके बाद कोई और शब्द, जैसे और सब हम देख लेते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे, रोती, है ना। इसी से हम एक और देख लेते हैं, रोती, है ना, ठीक है, रोती, है ना, रोती, वह रोती है ना, ठीक है, वह रोती है, ठीक है, वहां पर भी एक ही मात्रा आ गई, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं प्लुस स्वर की तरफ, ठीक है, नोट। प्लुस स्वर जो है संस्कृत में एक नोट यहाँ पर विशेष रूप से लिखा गया है कि संस्कृत प्लुत प्लुत संस्कृत के, ठीक है, प्लुत स्वर, यहाँ पर प्लुस स्वर होना चाहिए था, फिलहाल कोई बात नहीं। प्लुत स्वर संस्कृत के होते हैं, हिंदी में नहीं, ठीक है ना। प्लुत स्वर जो है संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं। लेकिन फिलहाल अभी हम जो है टॉपिक, जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, स्वरों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर उसका जिक्र होना जायज है, ठीक है। और हम स्वरों के और प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है हम उसको क्या नाम है, जिह्वा के बोलने के आधार पे हम जो है इसको, तो अभी लगने वाले समय के आधार पे है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम जिह्वा के बोलने के आधार पे स्वरों को वर्गीकृत करते हैं, जो है जिह्वा के आधार पे, फिर उच्चारण के स्थान के आधार पर, है ना। और इस तरह से हम कई और प्रकारों से जो है स्वरों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो साथियों, फिर अगली वीडियो में हम इस स्वर के टॉपिक पर विशेष चर्चा करके स्वर के टॉपिक को वहीं विराम देंगे, और उसके बाद फिर चलेंगे हम व्यंजनों पर। फिर उसके बाद जब स्वर और व्यंजन हम पढ़ लेंगे तो शब्द हमारे किस तरह से बनते हैं, किस तरह से शब्दों की संधि होती है, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब साथियों, और आप लोगों का प्यार पिछली वीडियो में बहुत मिला, जितने भी हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जो मैम पढ़ा रही हैं, आप सबने उनके वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया। ऐसे ही आप लोग
सपोर्ट कीजिए क्योंकि क्या नाम है हम बेहतर से बेहतर आपको देने की कोशिश में हैं। इसलिए व्याकरण बहुत ही डीप हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि सारे सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छे बेसिक लेवल से तैयार किए आपके करवाए जा रहे हैं, है ना? कि जिससे आपको एकदम मजबूती क्योंकि किसी भी अ, जो है इमारत की अगर नींव मजबूत होती है तो इमारत जो है बहुत मजबूत कहा जाता है ना। अगर आप नींव अभी बहुत जो है ज़्यादा मजबूत नहीं कर रहे हैं और उस नींव को क्या कर दे रहे हैं और उस इमारत को बना दे रहे हैं बिना नींव को मजबूत किए, तो इमारत क्या होगी? एक बार कोई हवा का झोंका आएगा मतलब भूकंप आएगा या फिर बहुत तेज आंधी आई, है ना? कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि चक्रवात जब आते हैं ना, बहुत सारे मान लीजिए आपका घर बहुत ज़्यादा आपने बहुत बड़ा नहीं बनाया, उसकी नींव बहुत कमज़ोर कर दी, लेकिन अगर आपने नींव कमज़ोर की है, मजबूत की है, तो आपका घर नहीं गिरेगा। उसी तरह हमारे जो है तैयारी है, अगर आपका बेसिक लेवल बहुत मजबूत है, तो उसके बाद जो है आपको कोई अपनी आपकी नींव से नहीं हिला सकता। तो कहीं न कहीं आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर करेंगे भी मेरा ये यकीन है, जिस तरह से हम लोग एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो है हम अगली बार अगली वीडियो में जिस तरह हमने बताया कि अगली बार वीडियो में चर्चा करेंगे स्वरों के और प्रकारों पर, फिर व्यंजन के प्रकारों पर, स्वर और व्यंजन को मिला करके किस तरह से संधि से शब्द बनते हैं और उन संधि से बने शब्दों का अगर जब तोड़ा जाता है ना? क्योंकि जब मिलाएँगे तो टूट भी सकते हैं, उनका क्या-क्या अर्थ होता है, इन सारी चीज़ों पर संधि पर चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।